नमस्कार, न्यूज़ तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश का अनमोल रतन चला गया। जी हाँ, बिजनेस का टाइटन, न्यू इंडिया का निर्माता, हमारे देश के रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। पूरा देश, पूरी दुनिया उन्हें अपने अपने तरीके से अभी याद कर रही है। उन्होंने कई मंत्रास दिए हैं, सक्सेस मंत्रास दिए हैं। उनकी पूरी जो जिंदगी है वो अपने आप में किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। तो हर कोई अपने अपने तरीके से उन्हें याद कर रहा है और इसी बीच हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही साथ बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ, जो अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए सालों से पूरे देश के लोगों को अलग अलग तरीके से लर्निंग दे रहे हैं, बिजनेस के गुण सिखा रहे हैं। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे हम उनसे बात करते हैं कि वो इस वक्त रतन टाटा को कैसे याद कर रहे हैं। सर, सबसे पहले देखिए, जो मौका है, बहुत खुले दिल से स्वागत तो नहीं कर पाएंगे हम आपका, क्योंकि पूरे देश का मन कहीं ना कहीं भारी है, अफसोस है, गम में है लोग। हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि पहले शब्द आपके क्या होंगे, आप किस तरीके से फिलहाल रतन टाटा को याद कर रहे हैं। पहली बार ऐसा लगा है जैसे महसूस हुआ है कि सर से छत चली गई हो। जैसे परिवार में पिता का देहांत होता है और तब जो खोखलापन, खालीपन महसूस होता है, सर रतन टाटा जी के लिए मतलब ऐसा शायद ही कोई और व्यक्ति होगा जिसके लिए ऐसा फीलिंग आएगा। मैं बिज़नेस के मामले में तो बहुत इंस्पायर्ड रहा ही हूँ। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं या बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। देखो, हुँ, 90% स्टार्टअप तो पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। 5% स्टार्टअप हैं जो 10 साल चलते हैं। हुँ, पर 0.01% कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो 100 साल से ऊपर चलती हैं। हुँ, टाटा ग्रुप आज 150 साल से चल रहा है हमारे हुँ, देश में और 100 से ज़्यादा देशों में 100 से ज़्यादा साल तक 100 से ज़्यादा कंपनीज़ रन करने वाला टाटा ग्रुप, जिसमें पहले फ़ेज़ में अगर देखोगे तो जमशेद जी टाटा ने इसको शुरू किया था, दोराब जी टाटा ने आगे बढ़ाया था, नारोजी और जेआरडी टाटा ने कंसोलिडेट किया था, पर 1990 ऑनवर्ड्स जो एक्सपेंशन किया था, वो रतन हुँ, टाटा जी ने किया था। हुँ, 1962 में रतन टाटा जी ने जॉइन किया था, ब्लू कॉलर जॉब की तरह, एकदम छोटी-सी नौकरी। और आज आप देखते हैं कि इतना एक्सपैंड कर दिया और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आपका प्रश्न था कि कैसा महसूस कर रहे हैं? आज सुबह से मैं घर पे यही चर्चा कर रहा था कि ऐसा लगता है, हो सकता है कि लोग थोड़े दिन बाद दशहरे की बात करें, करवा चौथ की बात करें, दिवाली की बात करें, भूल जाएँ। पर पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे छत चली गई हो सर से। हुँ, 10 साल के छोटी उम्र में थे जब इनकी माताजी ने दोबारा विवाह कर लिया था और पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। और पर और ये खुद भी रिलेशनशिप के मामले में बहुत कठोर रहा इनका जीवन। तो हुँ, मैं रिलेट कर पाता हूँ उस बात से कि ना माँ हुँ, का प्रेम मिला, ना पिता का प्रेम मिला, ना पत्नी का प्रेम मिला, ना मित्रों का प्रेम मिला। जो जिनको ये प्रेम करते थे, उनके साथ भी नहीं रह पाए हुँ, और फिर पूरा जीवन ही बिज़नेस ही करते रहे। हुँ, मतलब हुँ, लाइफ़ तो बॉलीवुड मसाला फ़िल्म भी लग सकती है देखने में इनकी। हुँ, हुँ। पर इनका जो नाम होना चाहिए, वो होना चाहिए। पूरी ज़िंदगी अपने काम को समर्पित कर दिया और काम के साथ-साथ लोगों के बारे में भी सोचा, सोसाइटी के बारे में सोचा। सबसे बड़ी बात ये है कि हम बात करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी की बात करते हैं, तो वो काफ़ी सेंसिटिव थे। वो आम लोगों से कनेक्ट कर पाते थे, वो गरीबों के बारे में सोचते थे। उन्हीं की सोच का नतीजा है सबसे छोटी गाड़ी, मतलब नैनो की अगर हम बात करें। और पूरा देश ये भी कह सकता है, हम कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हुँ, लेकिन ठीक हमने बात उनका है। नमक खाया है। आपने बिल्कुल सही कहा। इनका तो नाम होना चाहिए सर रतन दानवीर टाटा, है ना? मतलब इनके दानवीर होना तो इनके नाम के बीच में आता है। हुँ, ऐसे लॉयल व्यक्ति थे कि जिससे प्रेम किया उसके लिए ज़िंदगी भर लॉयल रहे। 1962 में जब इंडो चाइना का वॉर हो रहा था, हुँ, तो वो देवी जी यूएस से आ नहीं पाई यहाँ पे। ये आ गए थे और हुँ, तब से आज तक अनमैरिड ही रहे, है हुँ, ना? हुँ, इतने इंस्पायरिंग लीडर थे कि अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, तो हुँ, और लोग अगर चाय पीने निकल गए हैं ढाबे पे, तो ये खुद ही टायर का स्टेपनी चेंज करने लगते थे। मतलब ये वो लीडर हैं जिसको सफलता का रास्ता पता है और ये वो हैं जो जैसे क्या है कि अंधेरे का इलाज अंधेरा नहीं है, अंधेरे का इलाज रोशनी है। इन्होंने वो रोशनी दी है अपनी कंपनी को। इतना हुँ, पैशनेट थे। 26/11 का इंसिडेंट आप जानते हैं? हुँ, हुँ, उस समय इन्होंने सरकार को जो कॉम्पेंसेशन देना चाहिए था, 50 से 80 लाख रुपया पर पर्सन इन्होंने कॉम्पेंसेशन लोगों को बाँटा। मतलब किस-किस को बाँटा? उनको भी दिया
जो बाहर ठेले वाला है, चाय वाला है, सिगरेट वाला है, फल वाला है, जूस वाला है, उसको भी जाके कॉम्पनसेट किया इन्होंने कि आपका भी नुकसान हुआ है। हम्म। मतलब जिसकी टेम्पररी इंजरी हुई है उसको किया, हम्म। जिसको डेथ हुआ उसका, इसका परमानेंट इंजरी है, पैरालिसिस, कोमा, डिसेबिलिटी हुआ उनको, परिवारों में उनके नौकरियां दी सबको। मतलब आप सोचो कि जो पाव भाजी वाला, गुब्बारे वाला और पान की दुकान वाला और भेलपूरी वाला था बाहर, उसको भी जाकर के इन्होंने कॉम्पनसेट किया। लोगों के घर गए, एक एक के घर गए जाकर के, उनको हम्म। उनके सारे ट्रीटमेंट्स को स्पॉन्सर किया। हम्म। ये इनकी बड़ी खास बात रही है कि नेशन बिफोर बिजनेस। मेरे को याद हम्म। है एक बार दो पाकिस्तानी आए थे इनके पास में कि मैं हम लोग जो है वो कर सकते हैं, आपका मुंबई का ताज होटल को रीडू कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और जो टाटा ग्रुप का जो अपना होटल है ताज का, हम्म। तो टेररिस्ट अटैक के बाद वो काफी खराब हो गया था, तो उसकी रीमॉडलिंग हम्म। करनी है होटल की, तो उसका टेंडर दिया गया था। तो दो पाकिस्तान के बड़े अच्छे लोग, मतलब कॉम्पिटेंट थे, तो हम्म। इन्होंने इन्होंने मिलने को मना कर दिया। तो एक कांग्रेस के लीडर ने उनको फोन भी किया दिल्ली से, तो इन्होंने हम्म। उनको जवाब दिया कि आप, यू कुड बी शेमलेस, आई एम नॉट, और फोन काट हम्म। दिया इन्होंने कि मैं हम्म। पाकिस्तान के लोगों को नहीं दूंगा। एक बार टाटा सूमो का ऑर्डर आया था इनको बड़ा, 26/11 के बाद इन्होंने टाटा सूमो का पाकिस्तान का ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। तो बड़ा कमिटेड व्यक्ति थे, मतलब भारत के लिए काम करना पसंद करते थे। हम्म। बिल्कुल कमिटेड थे, इमोशनल थे, हार्ड वर्किंग थे। और इसके साथ साथ सर हमें लगता है कि इनकी ज़िंदगी ही इस तरीके से हमें इंस्पायर करती है, हर आम हर ख़ास हम सीख सकते हैं इनसे। आप सोचिए ज़रा, टाटा में बतौर असिस्टेंट इन्होंने काम शुरू किया, करियर की शुरुआत की, और देखते ही देखते इंटरनेशनल कंपनी बना दी, इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। आपको क्या लगता है सबसे बड़ी सीख हम क्या ले सकते हैं रतन टाटा की जिंदगी से? आपने सही कहा, क्योंकि इन्होंने अपने समय में बहुत बड़ी ग्रोथ दी टाटा कंपनी को, टाटा ग्रुप को अपने समय में सबसे ज्यादा ग्रोथ इन्होंने दी है, हम्म। क्योंकि लगभग 20 साल से ज्यादा ये चेयरमैन रहे हैं अपने, हम्म। और अपनी कंपनी को का रेवेन्यू उन्होंने 40 गुना बढ़ाया और प्रॉफिट 50 गुना बढ़ाया इन 20 सालों। सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर टाटा ग्रुप को किसी ने दी है तो सर रतन टाटा ने दी है। हम्म। इनको अपने समय में आप जानते हैं कि हालांकि मैं बहुत खुश नहीं हूँ, पद्म भूषण और पद्म विभूषण मिला इनको 2000 में और 2008 में, पर इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। आज का अगर वीडियो से एक चीज हो, और इस वीडियो को मैं कहूंगा सबको शेयर करा जाए, आपके न्यूज तक, चैनल के इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं और हैशटैग डालें, भारत रत्न फॉर रतन टाटा। मेरा सवाल भी आपसे था, मैंने जो सवालों की जो लिस्ट बनाई है, मेरे मन में सवाल था, मैं ज़रूर पूछूंगी कि रतन टाटा को कैसे याद किया जाना चाहिए और क्या वो भारत रत्न के हकदार हैं। मैं आपके अल्फाजों में सुनना चाहती थी, आपने खुद ही ये बात छेड़ दी। मैं तो बहुत साल पहले सन 2009 में मैं पर्सनली मिला हूं उनसे, हाँ। और उन्होंने उनके साथ मिलकर टाटा स्टील जमशेदपुर में हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया जहां 65,000 गरीब बच्चों को आज भी भोजन खिलाते हैं। और उस समय तब मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया था, और सर रतन टाटा ने मुझे मिलवाया था। उस हम्म। समय हेमंत नरूरकर थे मैनेजिंग डायरेक्टर उस समय, और मुथु रमन वाइस चेयरमैन हुआ करते थे टाटा स्टील के। तो मैं जमशेदपुर गया था, तो अर्जुन मुंडा उस समय मुख्यमंत्री थे। तो हम्म। इन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया प्रोजेक्ट के 65,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं। तो मैं इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया था। हम्म। देखो, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको याद किया जाना चाहिए। टेटली कंपनी इन्होंने खरीदी, देवू इन्होंने खरीदी, आप चेक करेंगे कि कोरस ग्रुप इन्होंने बहुत बड़ा खरीदा, जैगवार लैंड रोवर खरीदा, $6 बिलियन की कंपनी को आज $100 बिलियन से ऊपर लेके गए। बड़े से बड़े इन्होंने फॉरेन कंपनीज को खरीदा, आज टीसीएस को पब्लिक लेके गए, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टाटा मोटर्स को लिस्ट कराया इन्होंने, और इंटरनेशनल रिकग्निशन और पावर इनके पास बहुत रहा। आप देखते हैं कि इनको ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर राइजिंग सन जापान का इनको खिताब मिला। यूके में ने इनको, जिन अंग्रेजों ने हम पे राज किया, उन्होंने इसको हम्म। सर की उपाधि दी ब्रिटिश एम्पायर में। आप देखते हैं इसको बोलते हैं ऑनररी हम्म। कमांडर ऑफ ऑर्डर, ऑनररी नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर, और ग्रैंड क्रॉस ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर। ये इनको मतलब बहुत बहुत सारी तो ऑनररी डॉक्टरेट्स मिल चुकी हैं। लेकिन आज अगर याद किया जाना चाहिए ऐसे लॉयल व्यक्ति को, ऐसे इंस्पायरिंग लीडर को, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। ये झगड़ा हमारे देश में होना, ये अच्छा झगड़ा, कंस्ट्रक्टिव झगड़ा है कि आज सरकार के सामने में बोलना चाहिए उनको कि सर रतन टाटा जैसे दूसरे व्यक्ति कहाँ मिलेंगे आपको। मतलब इतनी एग्जैक्टली। करुणा इनके हृदय में, और इनकी करुणा को किसी कारण की जरूरत नहीं है, बिना कारण के करुणा करते थे लोगों पे, हम्म। इतना करुणा करते थे। इनकी हायरिंग भी ऐसे किया करते थे। हायरिंग में ये नहीं देखते थे कि भाई क्या चीज उसका, केवल जो है बाकी सब चीजें उसकी कैसी है, रेज्यूमे और एक्सपीरियंस, ये कैरेक्टर और वैल्यू पे फोकस करते थे। हम्म। और वही कारण है कि ताज में जो करमबीर सिंह थे, अभी 1 साल पुराने जनरल मैनेजर थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे दोनों
दो हम्म बच्चे थे उनके, 14 साल का बेटा था, एक 5 साल का बेटा था, उदय हम्म और समर, जहां तक मुझे याद आ रहा है। उसी दिन ताज होटल में जब अटैक हुआ था, तो उनकी पत्नी और उनके बच्चों का देहांत हो गया, लेकिन ये लोगों को बचाने में लग गए। टाटा ग्रुप ने ऐसा कैरेक्टर भर दिया लोगों में। अब सोचो ना, हम्म फायर में बच्चे उनके ट्रैप हो गए थे उस स्वीट में जहां रुके हुए थे, उसी ताज होटल में रुके हुए थे, लेकिन हम्म ये लगे रहे लोगों, गेस्ट लोगों को बचाने में। जब मालदीव्स का जो ताज है, सुनामी में कितनी मदद करी सब लोगों ने, इनके अपने एम्प्लॉयज ने लोगों की मदद करी। तो ये टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से आ रहा है ये सारा का सारा जो है ना। इनके हम्म लिए नेशन बिफोर बिजनेस है हम्म ये, मैन ऑफ वर्ल्ड एंड कमिटमेंट है, हम्म पीपल्स पर्सन है। अगर वर्कर, एक दफा इनकी कंपनी में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी कि हमको बोनस चाहिए, ये वर्कर्स के साथ स्ट्राइक में बैठ गए जाके कि मैं भी वर्कर्स के साथ स्ट्राइक करूंगा, हमारे को इनको बोनस देना चाहिए हमारे को। और वही वर्कर्स जिन्होंने देखा, मतलब उनका अचानक हृदय परिवर्तन हो गया ये देख के, कि साइकोलॉजिकल टर्न अराउंड हो गया उनको, कि रतन टाटा हमारी तरफ से आकर के स्ट्राइक में हमारे साथ बैठ गए, वो बोनस बोनस भूल के वो वापस काम पे लग गए। रतन टाटा ऐसे व्यक्ति थे कि मतलब लोग उन पर ऐसा भरोसा करते थे। और टाटा नैनो की जो आपने बात करी, टाटा नैनो फेल होने के बाद इन्होंने फेलियर को अवार्ड देना शुरू कर दिया। अगर आप फेल हो जाओगे तो मैं अवार्ड दूंगा आपको। ये बोले फेलियर एक गोल्ड माइन है, सोने की खदान है हमारी कंपनी में, जल्दी जल्दी फेल करो और जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी फेल हो जाओ, जल्दी जल्दी सीखो। उसी से इन्होंने एक बहुत ही सस्ता वाटर फिल्टर बनाया था उस समय, स्वच्छ नाम से, राइस हस्क से बनाया था उन्होंने। ऐसा प्रोटोटाइप तैयार किया कि मैं $500 में एक मकान बना सकूं। हम्म ऐसा किया कि इन्होंने, मैं $20 एक रात का अगर लूं कि इंडियन आर्मी के लिए कमर्शियल, मतलब एक के बाद एक छोटे छोटे ऐसे कई इनोवेशन उन्होंने फास्ट फेलियर से किया इन्होंने। एरर से एरर से एरर से एरर से डिस्कवर करेंगे हम, एक एरर फिर एरर फिर एरर फिर डिस्कवर, एरर 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 डिस्कवर। ये इनका बेसिकली फॉर्मूला बन गया था कि मैं फेलियर को रिवॉर्ड करूंगा। हम्म अच्छा सर, एक खास बात है जिसके बारे में आप भी गाए बगाए जिक्र कर रहे हैं। देखिए, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इसके अलावा कई उन्होंने फिलंथ्रोपिक काम के जरिए कहीं ना कहीं देश को आगे रखा, खुद को बड़ा बनाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। ऐसे में हम आपसे आज के दौर में समझना चाहते हैं कि आज के दौर में ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और कितनी बड़ी सीख हमें लेनी चाहिए, खास तौर पर जेन जी को क्या मैसेज है आपको? देखिए, दो बातें इसमें। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, आप चैरिटी से अगर शुरू करना चाहते हैं, तो रतन नवल टाटा से पहले अगर आप देखोगे तो जमशेद जी टाटा थे। जमशेद जी टाटा ने सन 1900 तक इतनी चैरिटी कर दी थी, इतनी चैरिटी कर दी थी, कि आज अगर उसको हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करेंगे, तो बिल गेट्स ने भी इतना चैरिटी नहीं किया। $100 बिलियन से ज्यादा का चैरिटी वो उस समय कर चुके थे। आज रतन टाटा जी का हम चेक देखें कि उन्होंने इतनी सेवा करी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि फिलेंथ्रोपी इज द मिडिल नेम ऑफ श्री रतन टाटा। इनका नाम होना चाहिए रतन दास। सर, आप सोचिए जरा, अपनी कमाई का 66% उन्होंने दान में लगा दिया, चैरिटी में लगा दिया। कौन करता है ऐसा? करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, कोई नहीं करता है। और रश्मि जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हेल्थ केयर पे इन्होंने बहुत फोकस किया, न्यूट्रिशन पे किया, एजुकेशन पे किया, वाटर कंजर्वेशन को ये समझ गए थे, लाइवलीहुड इंप्रूव करने पे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, सोशल जस्टिस पे, अब स्किल डेवलपमेंट पे, एनवायरनमेंट पे, डिजास्टर रिलीफ पे, स्पोर्ट्स पे, कल्चर पे, स्कॉलरशिप्स पे। और लेटेस्ट जो 1500 करोड़ रुपए तो कोविड में दिया इन्होंने, $800 मिलियन इन्होंने अब तक, ये जो है ना लगभग 6100 करोड़ रुपया तो ये सन 2020 तक दान कर ही चुके थे। मैं इनकी जो अर्ली फिलंथ्रोपी वहीं से ही शुरू, लोगों को डायलिसिस के लिए, सर्जरी के लिए पैसा दिया करती थी, ये बहुत मतलब साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे मैं। और तो उसको प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करी इन्होंने कि सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स बनाओ उसको। तो टाटा ग्रुप में सस्टेनेबल प्रोजेक्ट बनाने के लिए फंडिंग किया रिसर्च प्रोजेक्ट्स को, कि मैं अगर कोई चीज करूंगा तो लंबे समय तक उसका इंपैक्ट रहे, ताकि बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए। इनका बेसिकली अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि मैं मैनकाइंड की सेवा कर सकूं। ये कहते थे कि अगर भाई मैं अगर सस्टेनेबल इंपैक्ट नहीं ला सका, तो ऐसा रहेगा जैसे नलके से पानी लीक कर रहा हो और ड्रेनेज से बहता चला जा रहा हो, सब वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट नहीं होने देना चाहता मैं। तो काइंडनेस जो थी ना इनकी, आज तक कोई भी व्यक्ति दान दे के गरीब नहीं हुआ। पक्षी के पीने से नदी का पानी कभी खत्म नहीं हो जाता है। उसी प्रकार दान देने से धन घटता नहीं है, और ये भावना इनके मन में शुरू से रही है। मैल न्यूट्रिशन के लिए कितना किया है इन्होंने। आज कितने सारे इन्फेंट जो है मैल न्यूट्रिशन के कारण उनका देहांत हो जाता है। इन्होंने एक प्रोग्राम बिल्ड किया था इन्फेंट के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, और रिसर्च किया उसके ऊपर, बहुत रिसर्च किया, बहुत पैसा लगाया, और हाइजीन पे, सैनिटेशन पे, एजुकेशन पे। तो ये बहुत साल करते रहे, और आज तक मतलब पहली दफा ये फीलिंग मैं फिर से कह रहा हूं कि आ रही है कि जैसे
सर से छत हट गई हो श्री रतन टाटा जी के जाने के बाद, और उनके लिए, भारत रत्न के लिए आपको, पूरे देश को लड़ना चाहिए, ये बहस छिड़नी चाहिए कि हैशटैग डालिए भारत रत्न फॉर रतन टाटा। इस हैशटैग के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, अपनी फीलिंग को शेयर करिए, उनकी पिक्चर्स को शेयर करिए, उनकी फोटोग्राफ को शेयर करिए। मतलब वैसे उनकी आज मैं यंग एज की फोटो देख रहा था, टॉपिक थोड़ा चेंज हो गया। इतना इतने हैंडसम, इतने स्मार्ट व्यक्ति थे कि मतलब कोई भी उनको पसंद करे, लेकिन वो इतने लॉयल थे कि जिससे एक दफा प्रेम किया बस उसी के लिए पूरा जीवन छोड़ दिया उन्होंने सब, और काम में लगे रह गए, काम में लगे रह गए। तो आज फिर से वापस जाता हूँ मैं इस टॉपिक पे। इन शॉर्ट आप ये भी कहना चाहते हैं कि उनसे ना सिर्फ लीडरशिप बल्कि उनसे लॉयल्टी भी सीखी जा सकती है। बहुत बहुत, हाँ एकदम, लॉयल्टी भी सीखी जा सकती है उनसे, लीडरशिप, उनसे बिजनेस, उनसे क्या क्या। एक व्यक्ति जो अपने आप में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है। आप देखो 1971 में जब आए थे तो उनको नेल्को कंपनी पकड़ाई गई थी। 10 साल से नेल्को कंपनी उस समय बहुत बुरे हालत में थी। 2% मार्केट शेयर था नेल्को का कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में, और बहुत भयंकर लॉस मार्जिन चल रहा था 40% का उस समय। 1972 से 1975 तक 3 साल के अंदर नेल्को को 2% से 20% पे ले गए मार्केट शेयर पे, और उसको प्रॉफिटेबल बना दिया, और वहां रुके नहीं, उसके बाद और आगे बढ़ते गए। तो मतलब ये आप देखेंगे कि रेवेन्यू जनरेटिंग जायंट बने ये आगे चल के, है ना। अनफॉर्चुनेटली बाद में नेल्को नहीं चली थी, लेकिन इन्होंने एडवर्सिटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी बिल्ड करी थी नेल्को में। मुझे याद है कि मतलब ये इनका जीनियस था जब इनके हाथ में कंपनी पकड़ाई गई, टाटा ग्रुप पकड़ाया गया। आज जब देखो 100 देश, 100 से ज्यादा टाटा ग्रुप की कंपनियां, 100 से ऊपर साल हो गए, और कितना कमाल हो गया कि टाटा ग्रुप का आज अगर आप मार्केट कैप चेक करोगे तो पाकिस्तान के टोटल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा बड़ा हमारा अकेला टाटा ग्रुप है। पूरा पाकिस्तान को 3 बार खरीद ले, इतना बड़ा टाटा ग्रुप। सर जब हम रतन टाटा जी की बात करते हैं, सर रतन टाटा की बात करते हैं, तो मतलब उनकी लीडरशिप क्वालिटी की सबसे पहले चर्चा होती है। उनकी पर्सनालिटी की तो बात होती ही है कि कितने काइंड थे वो। लीडरशिप का स्टाइल बिल्कुल अलग, विजनरी थे, दूर का सोचते थे। इसके अलावा साथ ही साथ बड़ी बात यह कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस करते थे, सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते थे। इसके अलावा मतलब टाटा जैसी विरासत को संभालना कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसको आप ऐसे देखिए कि ये एक ऐसे रत्न थे हमारे देश के, ऐसे प्रेशियस जेम थे। मैं ऐसे कहूंगा कि आज अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो हजारों, लाखों, करोड़ों पोस्ट होंगी, आर्टिकल्स होंगे, जर्नल्स होंगे, रिसर्च पेपर होंगे, इंफोग्राफिक्स होंगे, वीडियोज होंगे सर रतन टाटा के बारे में। कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। अगर इसमें से आधा भी, और आधे का आधा भी सच है, तो ये इतने बड़े लेजेंड है, इतने बड़े लेजेंड है कि पूरा देश आज फ्लड हो गया इंटरनेट, पूरा भर चुका है इस समय, पूरा इंटरनेट भर चुका है आज उनके बारे में बात। उनकी ह्यूमिलिटी ऐसी थी, आपने उनकी लीडरशिप पूछी, ऐसी ह्यूमिलिटी थी कि एक फोटोग्राफ लेना था, और फोटोग्राफ में 3 रो में लोग थे, और इनके लिए चेयर रखी गई, बोला चेयर पे बैठ जाइए। तो उन्होंने देखा जब सारे के सारे खड़े हैं वहां पे, और या जमीन पे बैठे हैं, किसी और के पास चेयर नहीं, तो ये खुद भी जमीन पे बैठ गए, और जमीन पे बैठ के फोटो खिंचाई इन्होंने। इतना, एक बार क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे इनके 1 मिलियन फॉलोअर हो गए इंस्टाग्राम पे। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर डाली और लिखा थैंक यू, और थैंक यू लिखा तो एक लड़की ने नीचे लिख दिया कांग्रेचुलेशन छोटू। ऐसा नेटिजन होते हैं, है ना, वो अपने यूथ होते हैं करके ऐसे लिख दिया छोटू कांग्रेचुलेशन। लोगों ने बहुत बुरा भला बोला उस लड़की को, तो रतन टाटा बीच में आ गए, बोले नहीं आप उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, और लड़की ने बाद में अपना कमेंट भी डिलीट किया। मतलब ये ऐसे व्यक्ति हैं कि कोई इनको बुरा बोले तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। हमेशा अनस्टॉपेबल व्यक्ति, मतलब अद्भुत अद्भुत जिसे कहते हैं। मतलब आप ये देखेंगे कि जब मैं ये देखा कि इतना पीपल्स पर्सन थे, जब आप लेबर के टाइम से लेकर के आज तक, व्हाट अ मैन ऑफ कमिटमेंट। एक दफा एक यूनिवर्सिटी में गए, और उसकी 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी उस यूनिवर्सिटी की, और वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने, बच्चों ने मिलने की इच्छा करी, तो बोले चलो मैं अपने सेशन के बाद मिलता हूँ आपसे। अब इनकी मीटिंग का टाइम हो गया, सेशन खत्म होने के, जाने लगे जाने लगे, तो उनको याद आया भाई मैंने वचन दिया है, तो सारी मीटिंग छोड़ करके बच्चों के साथ बैठ गया, फोटो फोटो खिंचवाने लगे, बच्चों से बातचीत करने लगे सबसे। क्योंकि कहते हैं कि मैंने अगर वचन नहीं दिया होता तो मैं चले भी जाता, पर क्योंकि मैंने ये कह दिया था कि मैं रुकूंगा और आपसे इवेंट के बाद मिलूंगा, तो उन सबको एक एक करके मिलने लग गए। मैन ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। मैन ऑफ वर्ड, कमिटमेंट। जी,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म देखिए ना, एक बार उनसे सवाल भी पूछा गया था। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी सेक्टर से कोई भी पर्सनालिटी, एक बड़ा चेहरा हो, बड़ी शख्सियत हो, मतलब सबको चाहिए लाइमलाइट, स्पॉटलाइट में आना किसे पसंद नहीं होता। लेकिन उनसे जब पूछा गया कि आप कैसे याद किया जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, आई वुड बी, उनका जो आंसर था वो आई गेस ये था, आई वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज अ पर्सन हु मेड अ डिफरेंस। बस इतना उन्होंने कहा, नॉट एनीथिंग मोर, नॉट एनीथिंग लेस, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया उन्होंने। 1937 में उनका जन्म हुआ था और आज जब वो गए हैं, शरीर छोड़ा है उन्होंने, आज लोग नवल टाटा जी को याद कर रहे हैं, उनकी माँ सोनी टाटा को याद कर रहे हैं। मतलब आज आज पूरे टाटा ग्रुप को याद किया जा रहा है, सबको याद किया जा रहा है। ऐसे आ, वैसे तो धनी परिवार से थे, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़े थे ये, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग की पढ़ाई करी थी, स्कूलिंग इन्होंने मुंबई और शिमला में करी थी, हार्वर्ड में एडवांस मैनेजमेंट पढ़ के आए थे यूएस के अंदर। जब छोटे थे तो लग्जरी में जीवन तो था इनका, टाटा पैलेस में रहा करते थे, उस समय 50 नौकर थे, रॉल्स रॉयस गाड़ी इनके पास हुआ करती थी। पर सिर्फ एक चीज की जो कमी मैं महसूस करा है इनके जीवन में हमेशा रही है, वो है कि इनको कभी परिवार का प्रेम नहीं मिल पाया, मतलब किसी भी प्रकार से, ना ना धर्म पत्नी, ना मित्रों के रूप में, ना माता पिता के रूप में, ना भाई बहनों के रूप में। वो इनके जीवन की तकलीफ होने के बावजूद ये मतलब अपने काम में लगे रहे, कर्मयोगी थे कैसे। और ऐसे दानवीर कर्ण के बाद अगर हम याद करें तो हमें रतन टाटा जी को, या फिर उनके परिवार में जो पहले मैंने आपको बताया जमशेद जी टाटा, जो कि 1868 से जिन्होंने शुरू किया, टाटा ग्रुप का फाउंडेशन डाला था, जो कि बाद में वो दोराबजी टाटा को पूरा प्लान दे के गए थे टाटा स्टील बनाने का। ये जो ताज होटल है मुंबई का, ये जमशेदजी टाटा ने बनाया था। हम पूरे विश्व से कहीं से शैंडलियर लेकर के आ रहे, मतलब बाथ टब लेने के लिए वहां पहुंच गए, इस्तांबुल पहुंच गए टर्की में, यूरोप से अलग अलग देशों से कहीं से फर्नीचर लेके आ रहे, कहीं से मार्बल लेके आ रहे। तो बड़ा मन से इन्होंने उस समय बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको अपने होटल में घुसने नहीं दिया था वहां पे, बोला ये हिंदुस्तानियों के लिए नहीं है होटल। तो उन्होंने ऐसा होटल बनाया जहां अंग्रेजों को उन्होंने बेरा बटलर बना करके उनको नौकरी पर रखा। उस समय का सबसे प्रीमियम होटल इन्होंने बनाया था वहां पे। और फिर बाद में कंसोलिडेशन जो है, नारोजी सकलत वाला थे और जेआरडी टाटा थे, उन्होंने कंसोलिडेशन किया। एक्सपेंशन जो असली हुआ है 1990 ऑनवर्ड, वो श्री रतन टाटा जी ने किया। रतन टाटा ने ज्वाइन तो 1962 में कर लिया था। आपने ठीक कहा कि एक मजदूर की नौकरी की तरह, ब्लू कॉलर एम्प्लॉय की तरह शुरू किया था शॉप फ्लोर से, लेकिन मतलब जिसमें ये ब्लास्ट और गैस फर्नेस में काम किया करते थे, पर सीखे बहुत तेज सीखते सीखते फिर आगे बढ़ते चले गए। हम्म। अच्छा, आप बताएंगे सर, जैसे आपने डिटेल में बहुत सारी कहानियां भी ऐसे उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें बताई हैं, जो कि अभी तक अनहर्ड है कहीं ना कहीं। हम आपसे बेसिकली ये जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में बताइए जिसके बाद आपको लगता है कि उन खास इवेंट्स के बाद एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरे सर रतन टाटा। हम्म देखिए, एक चीज जो इनकी सबसे अच्छी रही, वो रही इनके हायरिंग का तरीका। एक बार क्या हुआ, कि ऐसा मुझे याद आता है कि 26/11 के बाद ना, इनकी कंपनी को के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक देश पांडे और रैना रिसर्च हुआ था। ये हार्वर्ड बिजनेस स्टडी ने कराया था रिसर्च। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों है कि इनके एम्प्लॉय अपनी जान देने को तैयार हो गए। मतलब ताज होटल में जब अटैक हुआ तो एम्प्लॉय जान देने को क्यों तैयार हो गए। तो उन्होंने जो रिसर्च किया कि रतन टाटा जी ने कैरेक्टर और वैल्यूज को सबसे पहली चीज रखा था टाटा ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। इनके जो ट्रेनीज थे, ट्रेनी मतलब बिल्कुल नया लड़का होटल के अंदर, वो भी लोगों को बचाने में मदद कर रहा है, एस्केप में निकाल रहा है, भाग रहा है। और जैसा मैंने अभी शेयर किया, तो ये जो विजडम, कंपैशन और करेज, ये 3 यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड मॉरल क्वालिटीज होती हैं, वो वहां उनके एम्प्लॉयज में दिखाई पड़ती थी। ये करने के लिए इनकी रिसर्च में जाके पता चला कि इनकी हायरिंग में ऐसा क्या करते, क्या ट्रेनिंग जबरदस्त देते हैं अपनी हायरिंग के बाद में? बोले नहीं, ये भी नहीं। क्या एचआर मैनुअल बहुत जबरदस्त है? बोले नहीं, ऐसा भी नहीं। बोले क्या चीज ऐसी जबरदस्त है, क्या रिवॉर्ड रिकॉग्निशन इतना देते हैं कि टाटा ग्रुप के लिए लोग मरने को तैयार? बोले नहीं। क्या ऐसे एडिशनल बेनिफिट के लिए? नहीं। बोले कि एंट्री के लेवल पे ही, हायरिंग के टाइम पे ही कैरेक्टर और वैल्यूज पे जो उन्होंने फोकस किया, वो बहुत बड़ी चीज थी। यही चीज आप देखेंगे कि पहले भी जब कॉटन मिल बनाया गया था, अगर आप टाटा ग्रुप की बात करें, मैं 1 मिनट
रतन टाटा जी से थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, अगर आप अलाउ करें मुझे तो वहां अगर हम पीछे जाते हैं तो आप जमशेदजी टाटा ने जो कॉटन मिल नागपुर में तैयार करी थी, नागपुर में वर्किंग कल्चर नहीं हुआ करता था उस समय। मैं बात कर रहा हूँ ये 1890 की, उस समय 1890 की, हम्म आज से लगभग 125 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मुंबई में वर्किंग का काम करने का कल्चर होता था, मिलों में लोग काम करते थे, नागपुर में नहीं करते थे, लेकिन वहां नागपुर में आसपास कॉटन सोर्सिंग अच्छी थी। तब पहली दफा एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट्स देने चाहिए, एम्प्लॉय एंगेजमेंट कैसे करनी चाहिए, ये जमशेद जी टाटा से सीखा था सर रतन टाटा ने बाद में। और फिर हम्म उस लेगेसी को उन्होंने फॉलो किया, उस हम्म लेगेसी को उन्होंने बिल्ड किया, जिसके कारण, और अपने कैरेक्टर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कोई शॉर्टकट नहीं। मतलब मैं कितनी कंपनियों के लीडर से मिला हूं अपनी लाइफ में, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी रिश्वत नहीं दी अपनी जिंदगी में, किसी को कभी रिश्वत नहीं दी। मतलब ऐसे 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 पीपल्स पर्सन भी रहे हैं ये। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी नजर में मैंने जैसे देखा है कि नेल्को के एक्सपीरियंस के बाद ये बहुत तेज उभर के आए। आपने जो सवाल पूछा था कि कोई जो हम्म टर्निंग पॉइंट था, वो नेल्को के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो 1975 में इनको पहचाना गया, उसके बाद में इनकी ये नजर में आ गए टाटा ग्रुप के अंदर कि भाई ये कोई अद्भुत व्यक्ति है। जो नेल्को पूरी तरह से लॉस मेकिंग था, उसको ये प्रॉफिट मेकिंग और 2% मार्केट शेयर से 20% मार्केट शेयर पे लेके गए, वहां से आगे चलते चले गए। फिर जैगुआर लैंड रोवर की कहानी इनको पूरी दुनिया में फेमस बनाया। हम्म एक और खास बात, अभी तो आपने पूछा, अभी आपने खुद अपनी बातों में कहा कि वो कैसे लीडरशिप करते थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने कर्मचारियों, अपने लोगों को लीड करना आम तौर पर ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन आपको क्या लगता है, सर रतन टाटा की ऐसी क्या क्वालिटी थी जिससे कि उन्होंने इस मुश्किल काम को बेहद आसान बना दिया? देखिए, बहुत बहुत सिंप्लिसिटी इनके अंदर थी। अपने ड्राइवर के बाजू में बैठना, टाटा सेडान चला के जाना, इकोनॉमी क्लास में एयर एशिया में घूमना, हम्म और मतलब खुद से ही गाड़ी चलाना। बहुत सरल व्यक्ति, ये नहीं कि पीछे लग्जरी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हम्म कि इसी कारण से कि नारायण मूर्ति जी भी जब उनसे मिले स्टेज पे, आपने देखा वो वीडियो वायरल हुआ कि उन्होंने उनके पांव छुए। तो जो कैरेक्टर होता है वो सम टोटल होता है एक व्यक्ति की, जो उसने जिंदगी भर में चॉइसेस ली हैं। हम्म और ये जो कल्चर है टाटा ग्रुप का, ये इनकी वैल्यूज, इनकी पॉलिसीज, इनकी प्रैक्टिसेस, जिसको उन्होंने सालों साल तक बिल्ड किया है। हम्म तो हो सकता है सैकड़ों हजारों लोग सिल्वर स्पून के साथ जन्म लिए हों, लेकिन लेजेंड रतन हम्म टाटा ही रहे हैं, जिनके पास ये एबिलिटी थी कि सिल्वर स्पून को गोल्ड स्पून बनाया, डायमंड स्पून बनाया इन्होंने। मैं ये कहूंगा कि सर रतन टाटा के लिए आज अगर मैं इस वीडियो को भी समराइज करना चाहूं तो मैं दोबारा कहूंगा कि सबको हैशटैग कैंपेन चलाना चाहिए। आज आपको भी रश्मि जी लिखना चाहिए हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। ये आप स्पेलिंग भी लिख लीजिए, भारत रत्न। जो भी हो, जो भी वीडियो देख रहे हो आज, जितने भी लोग इस वीडियो को देख पाए, भारत रत्न फॉर रतन टाटा, इस कैंपेन को रन करिए। उनको भारत रत्न मिलेगा ना, सबको खुशी होगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कभी, जिसको क्या कहते हैं, शास्त्रों में बोला जाता है कि धीरा धीर जना प्रिया प्रिया करो। क्या अर्थ हुआ इसका? कि धीर और अधीर दोनों प्रकार के लोग रतन टाटा जी को पसंद करते हैं। हम्म एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई शत्रु ही नहीं हो। बिल्कुल, मुझे लगता है यहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात करनी चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष सब उनके समर्थक, कोई भी उनके विरोधी नहीं। पॉलिटिकल व्यूज किसी के हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जो उन्हें नापसंद करता हो, जो उनके विरोध में हो, शायद ही कोई हो। और ठीक हमें लगता है कि अगर हम बात करें, बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, तो उनमें एक नाम है रतन टाटा का। जी बिल्कुल, हर तरह से कॉम्पिटेंट ऐसे व्यक्ति थे। आपको ये इंफॉर्मेशन भी जान के अच्छा लगेगा, पहले सिविलियन थे भारत के जो कि ट्रेंड पायलट बन के F-16 जहाज इन्होंने उड़ाया था। हम्म हम्म और ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट तो रहे ही, फिलैंथ्रोपिस्ट तो रहे ही, लास्ट तक वो इन्वेस्टर भी बनते चले गए, एक के बाद एक। छोटे छोटे, अगर देश में अच्छा काम करने वाला स्टार्टअप कोई आ रहा है जो लोगों की मदद कर सकता हो, जोड़ सकता हो लोगों को, लोगों की कोई सेवा कर सकता हो, ऐसा स्टार्टअप आता, फट से इन्वेस्ट कर दिया करते थे उसमें। हम्म दिल्ली में किराए के मकान में रहा करते थे, औरंगजेब रोड पे, जहां तक मुझको याद आ रहा, औरंगजेब रोड था, जो किराए का मकान था। मैं वहीं उनसे मिलने भी गया था उनसे, तो वो बोले कि ये तो मेरा किराए का मकान है जी। तो ये रतन टाटा जी, इनको सन 2000 में पद्म भूषण दिया सरकार ने, हमें बहुत खुशी है। पद्म विभूषण दिया 2008 में, बहुत खुशी है। आज मैं सारी बात के बाद फिर से ये कहूंगा कि
एक एक भारतीय को अगर 50 करोड़ भारतीय इंटरनेट पे हैं तो 50 करोड़ ट्वीट होने चाहिए, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे ट्विटर पे हो। 50 करोड़ ट्वीट होने चाहिए। इसी हम्म बात के ट्वीट होने चाहिए कि हैशटैग भारत रत्न फॉर रतन टाटा। आज देश की सरकार हिल जाए, मतलब किसी का पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है ये, किसी पॉलिटिकल मुद्दे के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक ऐसे हम्म व्यक्ति के लिए जो वास्तव में डिजर्विंग है, एक हम्म ऐसे व्यक्ति को जिसको बचपन में बहुत तंग किया गया, जिसकी बहुत रैगिंग हुई 10 साल की उम्र में उस बच्चे की स्कूल के अंदर, उसके माँ बाप का उस समय डिवोर्स होना बहुत साधारण बात नहीं हुआ करती थी, असाधारण था उस समय डिवोर्स होना। बिल्कुल। तो अपने स्टेप सिबलिंग के साथ में रहे ये, और हम्म जब इतनी रैगिंग के बावजूद, अगर आप देखेंगे, इतना तंग होने के बावजूद, प्रेम ना मिलने के बावजूद, इमोशनली बहुत स्टेबल रहे, अपने कैरेक्टर के अंदर बहुत स्टेबल कैरेक्टर के रहे। आज हजारों लोग कह सकते हैं कि लकी थे, लेकिन ये लकी नहीं थे, इन्होंने अपना लक को बिल्ड किया। अगर आप देखेंगे ध्यान से, हम्म कैसे बर्तन धोने से लेकर के और छोटी छोटी नौकरी टाटा ग्रुप में करने से लेकर के टाटा ग्रुप को कहां से कहां पहुंचाया। तो मैं ये आपसे जरूर कहूंगा कि इस बात को समझना चाहिए कि केवल 2 डेकेड रहे ये टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन चेयरमैनशिप पे रहे, और जिसमें 40 गुना रेवेन्यू बढ़ाया और 50 गुना प्रॉफिट बढ़ाया, और दुनिया भर की कंपनियां विदेशों से खरीद खरीद के अपने टाटा ग्रुप को बड़ा करते चले गए। हम्म फिर हम्म फिर से यही याद दिलाऊंगा रश्मि जी आपको, क्या आप हैशटैग डालेंगे नहीं डालेंगे आज? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डेफिनेटली। रतन रतन टाटा कहते भी हैं कि देखिए वो लोगों को कैसे सीख देते हैं, इंस्पायर देते हैं। उन्होंने कई मंत्रास दिए हैं, कई ऐसी सीख दी है जिसे बेशक बिना किसी झिझक के हमें फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं हम जो भी काम करते हैं सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए, चाहे वो स्टेप गलत साबित हो फ्यूचर में या फिर सही, पूरा का पूरा क्रेडिट और ब्लेम भी हमें ही जाता है। हम्म हम्म ठीक बात है। वो हमेशा जिम्मेदारी लेना पसंद करते थे, और हम भी यही कहते हैं कि जिम्मेदारी कभी दी नहीं जाती है, केवल ली जाती है। और वो एग्जैक्ट। जिम्मेदारी उन्होंने 1962 में ली थी, जब उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया था। और हम्म तब से जिम्मेदारी लेकर के ही एक ऐसे पारसी रहे जिन्होंने हर धर्म हर जाति के लोगों की सेवा करी, केवल अपने बारे में, अपने समाज के बारे में नहीं सोचा, सबके लिए करते चले गए। इतनी जिम्मेदारी इन्होंने ली है हमेशा अपनी लाइफ में। और आप ये सोचो ना कि इतनी सारी, ये रोक के नहीं रखा अपने आप को कि मैं इंडिया तक, दुनिया भर की कंपनियां इन्होंने जब खरीदनी शुरू करी, जैगुआर लैंड रोवर पे आपने ठीक कहा कि डिसीजन गलत हो सकता था, लेकिन वो उन्होंने उसको सही प्रूव करके दिखाया। जैगुआर लैंड रोवर को जिस फोर्ड ने उनकी बेइज्जती करी थी, उस फोर्ड से उन्होंने उस कंपनी को खरीद के उसके लिए, मतलब आप देखिए कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया आज। और यही कारण है, जिस यूनिवर्सिटी में जाते थे कभी लेक्चर देने, कभी मिलने, तो उनको वहां ऑनररी डॉक्टरेट दिया जाता था। कितनी यूनिवर्सिटीज ने उनको ऑनररी डॉक्टरेट दिया। चले, मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे। आप मुझे ये बताइए, वैसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, हम सीख सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, हम उस पर चल सकते हैं, लेकिन पर्सनली रतन टाटा की किस क्वालिटी या फिर सीख ने आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा टच किया, इंस्पायर किया, जिसको आप अपनी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर फॉलो करते हैं? मैं सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था जो ताज में जो हमला हुआ उसके बाद में, जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने, कि साधारण सी बात है, सिंपल सी बात है कि आप अपने एम्प्लॉयज के लिए करोगे, अपने एम्प्लॉयज के परिवार के लिए करोगे, अपने अपने लीडर्स के लिए करोगे। अगर आप ताज होटल में नौकरी करते हैं तो आपके लिए मैं आपको सैलरी दूंगा, आपका कोई लोन चल रहा है वेव ऑफ कर दूंगा, वो किया इन्होंने। उनके बच्चों की शादियां कराना, उनकी जिंदगी भर के लिए उनको तनख्वाहें देना अगर किसी की डेथ हो गई, वो सब किया इन्होंने। उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, उनको उनके परिवार से किसी और को नौकरी भी दी टाटा ग्रुप में, वो सब तो किया। लेकिन जो पर्सनली आपने मुझसे पूछा, वो था जो कोई नहीं करता। वो कोई नहीं करता कि रेलवे स्टेशन पे जो एम्प्लॉयज का देहांत हुआ उनके लिए भी किया, पुलिस वालों का देहांत हुआ उनके लिए किया, राहगीर पेडेस्ट्रियन चल रहा हो उनके भी घर गए, जो चाय वाला भेलपूरी वाला था, गुब्बारे वाला था, उसके भी घर गए, जो पाव भाजी वाला पान की दुकान वाला था उसके भी घर गए। टाटा ग्रुप का उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनके भी पैसे से जाकर के जहां तक हो सके मदद करी। हाँ? मतलब, और ये रिलीफ जो सालों साल तक सरकार नहीं दे पाती, इन्होंने 20 दिन के अंदर सबके लिए किया। गवर्नमेंट को बहुत समय लगा। बीच में एक आर्टिकल भी आया था कि 3 फिशरमैन थे, उनको कॉम्पनसेशन 12 साल के बाद मिला था, 3 मछुआरों को। इन्होंने 20 दिन के अंदर लोगों को, मतलब जाकर के उनके घर जा जा करके मदद किया, उनके साथ में लग कर किया। आप ये देखो ना कि एक ग्रैंड डॉटर थी किसी की, एक वेंडर की, जिसको 4 गोलियां लगी, ये उनके घर जाके बैठ गए और बोले कि मतलब इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अब कोई बाहर गुब्बारे वाला है, उसकी पोती को
गोली लग गई, उसकी जिम्मेदारी ये काहे ले रहे थे? ये सबसे ज्यादा मुझे इंस्पायरिंग चीज लगी कि ये केवल अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी कंपनी के, अपने एम्प्लॉयज के बारे में नहीं सोचा, ये रेलवे वालों, पुलिस वाले, पेडेस्ट्रियन, चाय वाला, भेलपूरी वाला, गुब्बारे वाला, पाव भाजी वाला, पान की दुकान, उन सब के यहाँ पहुंच गए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा कि मुझे क्या इंस्पायरिंग लगा, मुझे इंस्पायरिंग लगा कि ये अपने दायरे से बाहर निकल के बहुत दूर दूर तक लोगों की मदद करने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे व्यक्ति जिनसे हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिनको हमारे को याद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, अपने पिता की तरह देखा जाना चाहिए। ये वो व्यक्ति है जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, जाति, धर्म, मज़हब, हर तरह के वर्ग से परे रहे रतन टाटा। और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम इस लाइव सेशन को, इस इंटरव्यू को अभी हम सम अप करना चाहें, तो इससे अच्छा क्या होगा कि हम उनसे उन्हीं की कोई सीख साथ लेकर आगे बढ़े और ज़िंदगी भर के लिए उसे अपने ज़हन में समा लें। ज़ाहिर-सी बात है कि करोड़पति, अरबपति बनकर ही आप रईस नहीं हो सकते, अमीर नहीं बन सकते। दिल से आपको अमीर बनना पड़ता है और वो तब होता है जब आप खुद से पहले औरों के बारे में सोचते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपना बेशकीमती वक्त देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप दर्शकों का भी बहुत-बहुत शुक्रिया और कमेंट सेक्शन में जाकर आप ज़रूर बताएं इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं और सबसे बड़ी बात कि रतन टाटा की ज़िंदगी से आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या ली। बहुत-बहुत शुक्रिया।